हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे एस्टेट 2023 के सीडीपी के बारे में। ये क्लास हमारी सीडीपी से रिलेटेड रहने वाली है। आप सभी को पता है हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की हैं और ये क्लासेस आपकी, चाहे आप एस्टेट पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का दे रहे हो, चाहे पीजीटी का, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी जो क्लास है वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हम 10 क्लासेस जो है वो सीडीपी की कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेलिजेंस का ही टॉपिक है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैं आपको कंप्लीट इंटेलिजेंस क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आया था, सारा पढ़ा चुकी हूँ। इंटेलिजेंस की थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको यूनिफैक्टर थ्योरी, इसके साथ साथ जैसे आपका 2 फैक्टर थ्योरी है, वो सारा मैंने आपको बता दिया था। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 1 सेकंड में एक बार इसे चेक कर ले। इस वजह से हम फ्लूइड बुद्धि के बारे में, क्रिस्टलाइज बुद्धि, वर्षानुक्रम और एनवायरनमेंट, ये सारा का सारा हम इंटेलिजेंस में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको सारी थ्योरी, जो 2-3 थ्योरी थी वो मैंने आपको बताई थी, लेकिन हमारी अभी भी कुछ थ्योरी रह गई है जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बिने की थ्योरी पढ़ा दी है, स्टर्न के बारे में बता दिया था। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर 2 फैक्टर थ्योरी बता दी थी और यूनी फैक्टर थ्योरी मैंने आपको ये कंप्लीट करा दी थी। जी फैक्टर हम पढ़ चुके थे, एस फैक्टर पढ़ चुके थे, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद थर्ड नाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी थी, ये भी हम कर चुके थे। तो मैंने आपको 3 थ्योरी पढ़ा दी है। प्राइमरी फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा हम इस क्लास में, पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से आप हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस पढ़ सकते हैं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है थ्रस्टन की थ्योरी के बारे में। जो थ्रस्टन थे उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि ये बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। मात्रात्मक वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बुद्धि का, इन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थ्रस्टन की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। तो आपसे एग्जाम में इनकी थ्योरी भी पूछी जा सकती है। ये आगे मैंने ऐसे स्टैटिक फॉर्म में भी लिखा है ताकि आपको ये याद रहे। तो थ्रस्टन का जो सिद्धांत था उसका नाम था ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके बाद यहाँ पर थ्रस्टन ने फैक्टर एनालिसिस पर काम किया था। इनकी थ्योरी जो थी वो कैसी थी, इंटरनेशनल लेवल की थ्योरी थी। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस पर काम किया और इनकी थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल स्तर की थी। थ्रस्टन की तरह इन्होंने भी, मतलब थर्ड नाइक की तरह और बाकी अदर साइकोलॉजिस्ट की तरह, थ्रस्टन ने भी जो जी फैक्टर है और जो एस फैक्टर था स्पीयरमैन का, उसको क्या कहा है, स्वीकार नहीं किया है। उनका मानना है कि जो जी फैक्टर है और एस फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने संगठन के समूह, मतलब जैसे कोई भी ग्रुप होता है उसके जो समूह बना होता है, जिन चीजों से वो बना है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अब हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ कारकों से बनी हुई है। तो हमारी बुद्धि में जो कारक है, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो क्या है, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सभी के सभी कारकों को, समूह कारकों को क्या माना है, जरूरी माना है। अब मान लो हमारी बुद्धि जो है वो अलग अलग कारक से मिलकर बनी है, लेकिन वो एक एक कारक भी क्या है, हमारी बुद्धि के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन्होंने कुछ कारक बताए, जैसे मूल कारक क्या हो सकते हैं, इसमें शाब्दिक योग्यता हो सकती है। अब मान लो किसी में क्या है, जैसे किसी के अंदर बोलने की अच्छी समझ है, किसी के वर्बल एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो शाब्दिक विचारों को बोल सकता है, वो समझ सकता है। बच्चे के अंदर क्या होगी, शाब्दिक विचारों को बोलने की और उनको समझने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी। इसके बाद है आंकिक। आंकिक वाला होता है जिसको हम मतलब गिन सके, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कई लोगों में अच्छी होती है, कईयों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। जैसे गणितीय बुद्धि है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तो बहुत, मतलब कईयों के अंदर ये बहुत अच्छी है। जैसे देशिक योग्यता है, स्पैटियल एबिलिटी है, वस्तुओं को देखकर समझना। इसके बाद फ्लुएंसी है, जैसे वर्ड फ्लुएंसी होगी। फिर अमूर्त चीजें जो होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, जो चीजें सामने नहीं होती लेकिन फिर भी उनके बारे में कल्पना करके उनको बहुत अच्छे से समझ पाना। मेमोरी, कईयों की मेमोरी अच्छी होती है तो उनकी लर्निंग क्या है, वो अपने आप बेटर हो जाती है। तो ये जो सिद्धांत था स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी और थर्ड नाइक के जो मल्टी फैक्टर थ्योरी थी, उनके बीच का सिद्धांत है। ठीक है, तो थ्रस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, स्पीयरमैन और जो आपका थर्ड नाइक है उनके बीच का एक मतलब मध्यस्थता निकाल दी उन्होंने। ठीक है, मेडिएटर निकाल दिया।
तो ये थ्रस्टन का कहना था कि जो हम क्या है, हमारे अंदर अलग अलग जैसे क्या है बुद्धि है, जैसे किसी के अंदर जैसे वर्बल बुद्धि है, कहीं कहीं पर जैसे मैथमेटिकल वाली है, कहीं कहीं पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो ये सारी की सारी थिंकिंग क्या है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है। तो इन्होंने ना जैसे जैसे एक माला होती है, यहाँ पर एक माला है, माला के अंदर क्या है, अलग अलग मोती पिरोए गए हैं, लेकिन ये माला सुंदर कब लगती है, जब ये मोती क्या है आपस में बंधे हुए हैं, और ये एक एक मोती से क्या बनी है, मिलकर माला बनी हुई है। लेकिन अगर मान लो ये एक दो मोती इसके निकाल दिए जाए तो ये माला सुंदर नहीं लगेगी। उसी प्रकार हमारा माइंड है, उस जो हमारे माइंड के अंदर जैसे बुद्धि है वो भी इस माला की तरह है। हमारे माइंड में भी अलग अलग टाइप की बुद्धि है, और ये क्या है, सारी की सारी इकट्ठे मिलकर हमारे माइंड की जो सुंदरता उसको बना रही है, हमारे माइंड की जो थिंकिंग इंटेलिजेंस उसको एक तरीके से एक संगठित करने का काम कर रही है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगी, ये क्या होती है, आपस में इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग बुद्धि है और सभी अलग अलग काम कर रही हैं। ये तो नहीं है कि अगर किसी के अंदर मान लो बोलने वाली अच्छी है तो उसके अंदर मैथमेटिकल वाली भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जरूरी तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मान लो एक बुद्धि किसी के अंदर है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी बुद्धि भी उसी तरीके से उसके साथ में मिलकर काम करेगी। तो ये अलग अलग होंगी, अपने इंडिपेंडेंट रूप से काम करेंगी। यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो बिने ने दी थी, ये मैंने अब यहाँ पर इसको ऐसे अलग करके लिख दिया है ताकि आप अब इसको ये रिलेट कर पाए कि हमने पहले वाली क्लासेस में क्या पढ़ा था और ये कौन सी जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। वैसे तो आपसे इन थ्योरीज के नाम ही पूछे जाएंगे, एस्टेट में ना आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है यूनिफैक्टर थ्योरी किसकी है, टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी है और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखने होते हैं। तो पहले नंबर पर यहां पर लिखा है यूनिफैक्टर थ्योरी। जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, एल्फ्रेड बिने ने दी थी। इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर को इंपॉर्टेंट माना था। इसके बाद मैंने आपको टू फैक्टर थ्योरी पढ़ाई थी जो स्पीयरमैन ने दी, जिसका सभी साइकोलॉजिस्ट ने विरोध किया। इन्होंने क्या कहा था कि हर किसी के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर जो है उसको इंपॉर्टेंस दी थी, एस स्पेसिफिक फैक्टर बताया था इन्होंने। इसके बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी थार्डनाइट ने दी थी। इसके लिए मैंने आपको वो दीवार का एग्जांपल, ईंटों का एग्जांपल लेकर बताया था। ठीक है, इसमें जिसके अंदर कॉमन फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका जो इंटेलिजेंस है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है ये थ्रस्टन ने दी है। इसमें 7 क्या होती है, योग्यताएं होती हैं। 7 जो है वो योग्यताएं हैं, जिसमें स्पैटियल थी, न्यूमेरिकल थी, वर्बल थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में आती है। तो आपको मैंने 4 थ्योरी पढ़ाई है अभी इंटेलिजेंस की। सबसे पहले यूनिफैक्टर थ्योरी जो दी गई है एल्फ्रेड बिने के द्वारा, जिसमें केवल एक फैक्टर जरूरी है। इसके बाद मैंने आपको टू फैक्टर थ्योरी बताई थी जो दी गई थी आपके स्पीयरमैन के द्वारा, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर को इंपॉर्टेंट माना था। इसके बाद थर्ड थी आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी जो थार्डनाइट ने दी थी, जिसमें जी और एक कॉमन फैक्टर होगा। जितना ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद लास्ट में मैंने आपको थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी बताई थी, जिसमें उन्होंने अपनी 7 योग्यताएं बताई हैं। तो आई होप यहां तक कि ये जो 4 इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पर। ये आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी रहने वाली है। इसको आप चाहे डबल क्या ट्रिपल स्टार लगा लेना तो भी ये जरूरी है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सैंपलिंग थ्योरी किसकी है। तो सैंपलिंग थ्योरी जो है वो थॉमसन के द्वारा दी गई है। थॉमसन इनका नाम था, इन्होंने सैंपलिंग थ्योरी दी। सैंपलिंग को हम प्रतिदृश सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये एचटेट में पूछी गई है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। ये आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो थॉमसन थे, थॉमसन की जो थ्योरी थी उसका नाम क्या था, एक सैंपलिंग थ्योरी था। तो आपसे सैंपलिंग थ्योरी सीधा ही पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है थ्रस्टन का कहना था कि हर इंसान में क्या होती है, अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है, इंडिपेंडेंट होती है और 7 टाइप की बुद्धि पाई जाती है। पर थॉमसन ने ऐसा कहा और इन्होंने क्या कहा था, थ्रस्टन ने क्या कहा था कि सभी बुद्धि क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हर किसी के अंदर अलग अलग 7 टाइप की क्या पाई जाएगी, इंटेलिजेंस पाई जाएगी। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा, इनका तो ये मानना था कि मान लो अगर किसी के अंदर वर्बल है तो उसके अंदर मान लो जरूरी नहीं है कि लिंग्विस्टिक वाली हो, जरूरी नहीं है कि स्पैटियल वाली हो।
पर थॉमसन ने क्या कहा है, थॉमसन का मानना है कि अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आप मेंटल काम कर रहे हैं, तो आप बुद्धि के किसी एक पक्ष का यूज नहीं करते, आप बुद्धि के थोड़े थोड़े हर पक्ष का यूज करते हैं। अब जैसे मैं मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते समय सिर्फ मेरा दिमाग थोड़े ना काम कर रहा है, दिमाग के साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ, बोलने के साथ साथ मैं अब ये हाथों का मूवमेंट करके भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ जैसे अलग अलग हमारे मेरे माइंड के अलग अलग पक्ष का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे बोलती हूँ तो वो भी तो कहीं ना कहीं से जैसे माइंड से रिलेटेड होगा, सोच कर बोलती हूँ। जैसे अब मान लो आपको यहाँ पर कुछ लिख कर बताती हूँ तो वो भी पहले माइंड में जाता है एक मैसेज, उसके बाद ही मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो थॉमसन ने कहा कि जब भी कोई आप मानसिक काम करते हैं, जब भी कोई आप मेंटल रिलेटेड काम करते हैं, तो बुद्धि के किसी एक पक्ष का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि है, उसके थोड़े थोड़े पहलू का प्रयोग कर रहे हैं। जो ये थोड़े थोड़े पहलू है वो क्या है, सैंपल का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये आपके माइंड के जो पहलू है, ये क्या आपके माइंड के सैंपल बने हुए हैं, जिनका आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, सैम्पलिंग थ्योरी का नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यही एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय सिर्फ आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तो आप अगर मान लो पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आप नोटबुक में कुछ लिखेंगे भी सही, अब क्लास को देख भी रहे हैं तो आपकी आईज भी काम कर रही है, अब लिख रहे हैं तो आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट हो रहा है, तो आपकी बॉडी भी क्या है, अलर्ट है। आप पढ़ते समय क्या रह रहे हैं, अलर्ट है। तो आप अलर्ट हैं तो तभी क्या कर पा रहे हैं, आप काम कर पा रहे हैं, बुद्धि के थोड़े थोड़े सैंपल का यूज कर रहे हैं। तो यही इनका क्या कहना था, यही इनकी क्या थी, एक सैंपलिंग थ्योरी थी। तो इनका मानना था कि अगर आप कोई काम करते हैं तो काम करते समय आपकी बुद्धि का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट जो अलर्ट रहता है, आपके जो माइंड है, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस है, वहां पर क्या हो रहे हैं, सैंपल्स का आप यूज कर रहे हैं, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, सैंपलिंग नाम दिया। इन्होंने भी किसका विरोध किया है, सभी की तरह इन्होंने भी स्पीयरमैन का विरोध किया। इन्होंने कहा जी और एस फैक्टर कुछ नहीं होता, इनको इंपॉर्टेंस इन्होंने नहीं दी है। सैंपल यूज फॉर अवर इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर ये आपका खत्म हो जाता है जो सैंपलिंग थ्योरी थी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट, आप इसको डबल टिक कर लेना, ये एग्जाम में पूछी गई है। तो सैंपल थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है, थॉमसन ने ये थ्योरी दी है, थॉमसन ने दी है। और इन्होंने कहा है कि हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पर हर जो मतलब थोड़ा थोड़ा सैंपल्स का यूज करते हैं अपने माइंड का, तो इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी को सैंपलिंग थ्योरी का नाम दे दिया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं बर्ट और वर्नन। बर्ट और वर्नन जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, हायरार्किकल थ्योरी जो है वो बर्ट और वर्नन के द्वारा 1965 में दी गई है। इन्होंने किसको अपनाया है, फैक्टर एनालिसिस को अपनाया। बुद्धि की तुलना इन्होंने किससे की, एक पिरामिड से की है। ये मैंने आगे ना पूरा डिटेल के साथ में लिखा है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखा है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन बस अभी यहाँ पर इसका नाम आपको याद रखना है कि इनकी थ्योरी जो है, बर्ट और वर्नन की थ्योरी का नाम हायरार्किकल थ्योरी है। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में हम इसे पदा अनुक्रमिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। 1965 में ये थ्योरी दी गई थी और ये किसके जैसे है, एक पिरामिड के जैसी है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। अब हम पढ़ लेते हैं गिलफोर्ड की थ्योरी, क्योंकि गिलफोर्ड की जो थ्योरी है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं गिलफोर्ड की थ्योरी के बारे में। गिलफोर्ड ने ना 3 डायमेंशन थ्योरी दी है, त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे, जिसमें उन्होंने ये फैक्टर बताए थे, 3 फैक्टर बताए हैं, एक ओ फैक्टर, एक सी और एक पी। ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, सी का मतलब है कंटेंट, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। इन तीनों में ना जैसे ये ऑपरेशन वाला है तो इसमें 6 स्टेप थे, सी वाले कंटेंट में 5 स्टेप और प्रोडक्ट वाले में 6 स्टेप थे। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो आपको याद रखने की नीड नहीं है। तो आपसे इतना पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड की थ्योरी के कितने डायमेंशन थे, 3 डायमेंशन थे। तो उनमें एक ऑपरेशन वाला है, एक कंटेंट और एक प्रोडक्ट है। इसको हमने ओसीपी से याद रखना है। किससे याद रखेंगे आप, ओसीपी से। ओ का मतलब ऑपरेशन है, सी का मतलब कंटेंट है, पी का मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ओ वाले में 6 स्टेप है, सी वाले कंटेंट में 5 स्टेप है और पी प्रोडक्ट में 6 स्टेप है। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाते हैं, टोटल 180 एलिमेंट आते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो गिलफोर्ड की थ्योरी है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो आप क्या टिक करेंगे, इसमें 180 एलिमेंट्स है। शुरुआत में जब इन्होंने थ्योरी दी थी तब इसमें टोटल 120 एलिमेंट्स थे, लेकिन आज आपको इसमें 180 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।
पहले 120 थे, इसके बाद 150 एलिमेंट हुए और अब कितने एलिमेंट है इसमें 180 एलिमेंट है। अब यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं, जैसे ये आपके 6 एलिमेंट है ऑपरेशन वाले, ये कौन से हैं। तो एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इसके लिए हेडेक लेने की नीड नहीं है कि आपको ये याद करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने जो लिखा है, ये ऑपरेशन वाले जो 6 एलिमेंट है, अभी मैंने आपको बताए थे O, C एंड P। O वाले में 6 है, C वाले में 5 है और P वाले में भी 6 है। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, टोटल 180 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर जो 6 है ना, 6 में सबसे पहले मेमोरी आता है, फिर मेमोरी रिकॉर्डिंग है, उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग और उसके बाद में इवेल्युएशन एंड देन कॉग्निशन, हमारे संज्ञान से रिलेटेड। तो ये 6 फैक्टर किसके हैं, यहाँ पर ओसीपी वाले ऑपरेशन में क्या आता है, ये 6 फैक्टर्स आते हैं, जैसे मेमोरी है, मेमोरी रिकॉर्डिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इवेल्युएशन है और कॉग्निशन है। इसके बाद कंटेंट की बात कर लेते हैं। कंटेंट में 5 फैक्टर्स है, जिसमें ऑडिटरी होगा, मतलब ऑडिटरी मतलब जिसको सुन सके, विजुअल जिसे देख सके, सिमेंटिक जिससे जुड़ाव महसूस हो, उसके बाद बिहेवियर वाला एंड देन सिंबल वाला, सिंबॉलिक बनेंगे, सिंबल्स बनेंगे। तो यहाँ पर इसके 5 फैक्टर थे। इसके बाद प्रोडक्ट को इन्होंने यूनिट्स में, क्लास में डिवाइड कर दिया, तो 6 प्रोडक्ट वाले के। तो अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास में टोटल 180 फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये गिलफोर्ड की बुद्धि के तत्व है। तो आपसे पूछा जाए गिलफोर्ड की बुद्धि के कितने तत्व थे, तो ये टोटल 180 एलिमेंट्स थे। तो इतने जितने पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये सारे याद रखने हैं आपको। गिलफोर्ड की थ्योरी में से क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसके कितने आयाम है, तो इसके 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है। वो 3 डायमेंशन हम कैसे याद रखेंगे, ओ सी पी से याद रखेंगे। ओ से क्या होगा ऑपरेशनल, सी से क्या होगा कंटेंट, पी से क्या होगा प्रोडक्ट। ठीक है, ओ में हमने कितने एलिमेंट पढ़े 6, सी में हमने पढ़े हैं 5, पी में फिर हमने पढ़े 6। ठीक है, इतना याद हो गया आपको, इतना ही याद रखना है। अब जब हम सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 180। तो आपसे अब ये पूछेगा कि गिलफोर्ड की थ्योरी के कितने एलिमेंट है, तो आप क्या टिक करेंगे 180 एलिमेंट है। तो इतना ही गिलफोर्ड की थ्योरी से आपको याद रखना है। गिलफोर्ड की थ्योरी का नाम क्या है, इंटेलिजेंस की थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको मैं ऐसी उम्मीद रख रही हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब फिर से मैंने यहाँ पर ये सारी थ्योरी रखी है जो जो हमने पढ़ी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ी थी बिने की, फिर 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी स्पीयरमैन की, फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ी है थार्डनाइक की, फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ी हमने थ्रस्टन की, एंड देन सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ी थॉमसन की, फिर हायरार्किकल थ्योरी पढ़ी है, एंड देन गिलफोर्ड की हमने 3 डायमेंशनल थ्योरी पढ़ी है। तो ये अभी मैंने आपको ये टोटल 7 थ्योरी जो है वो कंप्लीट पढ़ा दी है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी। इसके बाद अब यहाँ पर इन सब की जो थ्योरी थी उनको हमने नहीं माना, मतलब जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने जो ये थ्योरी दी, इनमें ना कहीं कोई ना कोई कमी देखने को मिली थी। लेकिन आगे जाकर एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था गार्डनर, तो गार्डनर की थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसको नाम दिया गया मल्टीपल इंटेलिजेंस। हर इंसान में क्या होती है, मल्टीपल टाइप की क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो इनको क्या दी गई, थोड़ी ऑथेंटिसिटी मिली। इन सब की दी गई थ्योरी को हमने नहीं माना, आगे जाकर मल्टीपल इंटेलिजेंस को माना, जो किसके द्वारा दी गई थी, गार्डनर के द्वारा दी गई थी। तो ये पॉइंट है, बट आपको ये वाली थ्योरीज जो है ये याद रखनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और इंटेलिजेंस से रिलेटेड और ये किसी न किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने दी है, इसलिए हमारा इसको पढ़ना जरूरी है। अब इंटेलिजेंस का पता कैसे लगेगा कि कौन कितना इंटेलिजेंस है, किसमें लो इंटेलिजेंस है, किसमें हाई इंटेलिजेंस है, या कौन एवरेज इंटेलिजेंट है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि जो इंटेलिजेंस है वो कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले 1904 में बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर एक परीक्षण किया था। इससे पहले जो गाल्टन थे वो काम कर चुके थे, लेकिन गाल्टन की बीच में डेथ हो जाती है। उसके बाद में कौन आते हैं, इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था एल्फ्रेड बिने। तो 1904 में एल्फ्रेड बिने ने और साइमन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इंटेलिजेंस पर क्या किया है, एक परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1904 में एल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने एक साथ मिलकर किया। इसके बाद 1909 में स्टर्न ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। 1911 की बात है। इसके बाद यहाँ पर यूनिडायमेंशनल की बात की। इसके बाद 1916 से 18 में टर्मन ने और स्टर्न ने दोनों ने मिलकर बुद्धि पर काम किया। तो सबसे पहली बार यहाँ पर काम बिने ने किया है, 1911 में स्टैनफोर्ड ने किया, 1916 से 18 में टर्मन ने और स्टर्न ने इस पर काम किया है।
तो बस ये तीनों पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। इसके बाद 20वीं शताब्दी में काम शुरू हुआ, मतलब जो बुद्धि पर जो ज्यादा काम है वो कब शुरू हुआ है, 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। अभी हम मेंटल एज की बात कर लेते हैं कि मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज को हम कहते हैं मानसिक आयु। ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज हमें ये बताती है कि दिमागी तौर पर हमारा जो विकास है वो कितना हुआ है। ठीक है, दिमागी तौर पर हम कितने विकसित हो चुके हैं। जैसे मान लो 8 साल का बच्चा है और 10 एज तक के काम सोल्व कर लेता है। मान लो 8 साल का बच्चा है और वो 10 साल की एज तक के बच्चे के इक्वल काम कर रहा है, तो हम उसकी मेंटल एज को क्या कहेंगे कि उसकी जो मेंटल एज है वो क्या बहुत अच्छी है, तो वो उसकी मेंटल एज कहलाई जाएगी। जितना काम करने के वो कैपेबल है वो क्या होती है, उसकी मेंटल एज होती है। तो मेंटल एज का एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है कि कोई 8 साल का बच्चा अगर 10 साल के बच्चे की एज का काम कर रहा है, 10 साल के बच्चे का एज का काम कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज को हम अच्छा मानेंगे क्योंकि उसकी एज से ज्यादा मेंटल एज है उसकी। इसके बाद क्रोनिकल एज वो होती है जो आज उसकी जो आयु है वो क्या मानी जाएगी, क्रोनिकल एज मानी जाएगी। जब उसने जन्म लिया था, जन्म से लेकर आज तक की जो उसकी आयु है वही क्या होती है, उसकी क्रोनिकल एज होती है। तो मेंटल एज आपको समझ में आ गया होगा, सीए यानी कि क्रोनिकल एज आपको समझ में आ गया होगा। अब आईक्यू में हम इन दोनों का यूज करते हैं। मान लो हमें ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकालना है, ये ऑथेंटिक माना जाता है। इसी के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे में कितना लो विजन है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंटेलिजेंट है, वो आगे कितना अच्छा काम कर सकता है। तो आईक्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये क्रोनिकल एज की भी नीड होती है और मेंटल एज की भी नीड होती है। तो ये दोनों ही इक्वली जो इंटेलिजेंस है उसको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर आईक्यू का जो फॉर्मूला है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कई बार आपसे आईक्यू फाइंड आउट करना भी पूछ लिया जाता है। आपको 2 चीजें दी जाएंगी और तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे फाइंड आउट कीजिए। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्या होगा, क्रोनिकल एज इनटू में क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ मेंटल एज 10 है और क्रोनिकल एज मान लो 8 है, तो यहाँ पर मेंटल एज इसकी ज्यादा हो गई, क्रोनिकल एज इसकी 8 है। ठीक है, इसको कट करेंगे, इनटू में हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो यहाँ पर जब कट करेंगे तो इसका एवरेज आईक्यू कितना आएगा, 125 आईक्यू आया। तो 125 आईक्यू जो है इसके एवरेज आईक्यू से बहुत ज्यादा है। एवरेज का जो आईक्यू होता है वो 90 से 100 होता है। ये बच्चे एवरेज होते हैं, 110 होता है। ये ना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ना ही डल होते हैं, तो बीच के यानी कि एवरेज बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे का आईक्यू कितना आ गया, 125 आ गया है। तो हम क्या कहेंगे, जो ये बच्चा है वो क्या है, एवरेज से ज्यादा है। यानी कि ये जो बच्चा है वो कैसा है, ब्राइट है, हम इसे ब्राइट स्टूडेंट कहेंगे। एवरेज आईक्यू जो होता है वो कितना होता है, 90 से 110 होता है। अब यहाँ पर मान लो अगर MACA के बराबर आ जाता है, अगर मेंटल एज और क्रोनिकल एज इक्वल आ जाएंगी, तो आपको क्या पता लगेगा कि जो बच्चा वो कैसा है, एवरेज है। मान लो अगर उसकी मेंटल एज 90 है और क्रोनिकल एज भी 90 है, तो उसका IQ 100 आएगा हर केस में, क्योंकि यहाँ तो कट के 1 हो गया। तो जब ये 100 आएगा तो 100 किस में आ रहा है, एवरेज में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है 90 से 110 के बीच का जो IQ है वो कैसा होता है, एवरेज होता है। इसके बाद अगर MA ज्यादा है, मान लो अगर किसी बच्चे का मेंटल एज कम है, ज्यादा वाला तो मैं आपको बता चुकी हूं, अभी वो पहला एग्जांपल लिया था हमने। अगर ज्यादा है तो बच्चा क्या है, यहाँ पर ब्राइट है। अब मान लो किसी का मेंटल एज यहाँ पर कम है और तो उसका आईक्यू भी क्या होगा, कम होगा। मेंटल एज मान लो किसी का 6 है और उसकी एज कितनी है, 10 है। अगर मान लो वो 10 ईयर का है, काम वो 6 साल के बच्चों का कर रहा है, तो आपको पता है कि उस बच्चे का मेंटल एज भी कितना आ गया, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 तो 60 हो गया। तो अब ये जो 60 आईक्यू है 90 से कम वाला हो गया, तो ये बच्चा कैसा है, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड है। एवरेज तब होगा जब MA और CA बराबर होंगे। अच्छा तब माना जाएगा जब MA ज्यादा है, और बहुत बिलो कब माना जाएगा, जब MA कम है। तो तीनों पॉइंट समझ में आए आपको, मैं लिखकर बता देती हूँ आपको। जब MA और CA बराबर हैं तो बच्चा कैसा है, एवरेज है। जब MA क्या है, ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो बच्चा कैसा है, ब्राइट बच्चा है। लेकिन अगर उसकी मेंटल एज कम है तो बच्चा कैसा होगा, डल कह सकते हैं, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है, पर अगर MA और CA में बहुत कम डिफरेंस हो तो भी बच्चे का IQ जो है वो ठीक ठीक रहेगा। पहले कहा जाता था, पहले ये ना मतलब ऐसी अवधारणाएं थी, ऐसा कहा जाता था कि जिसका सिर जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन बाद में इसको क्या माना गया, ये जो अवधारणा है ये कैसी है, ये गलत अवधारणा है। इसके आधार पर हम किसी के भी इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकते हैं।
हमारे यहाँ पर जैसे 2.5% बच्चे क्या है, सुपीरियर है, और 2.5% बच्चे ही कैसे हैं, लो है। बाकी सारे बच्चे कैसे हैं, अब देखने को मिलेंगे, आपको एवरेज देखने को मिलेंगे। अब इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, जैसे सामूहिक रूप से भी किए जाते हैं और ये व्यक्तिगत रूप से भी किए जाते हैं। तो जब सामूहिक रूप से परीक्षण क्यों किए गए और व्यक्तिगत रूप से जो ये परीक्षण है ये क्यों किए गए थे, तो ये देख लेते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कितना है, फिर उसी के आधार पर मैं आपको ये करा दूंगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सामूहिक परीक्षण आर्मी और अल्फा बीटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद ये क्विक रिवीजन वाला रखा है मैंने, तो देख लेते हैं। ये अभी पढ़ लेते हैं या फिर हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, अगर हमारी क्लास लेंथी नहीं हो रही है तो अभी पढ़ा देती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये सामूहिक रूप से भी किए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं। जैसे ग्रुप्स में भी होंगे और एक एक व्यक्ति का भी अलग से परीक्षण किया जा सकता है। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो ब्रिटेन था उसने अपनी सेना में सैनिकों को भर्ती करना था। तो अब इनको ये लगा कि हम सैनिकों को किस आधार पर भर्ती करें, तो इनका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाए। अगर मान लो किसी का ये मतलब ये देखना चाहते थे कि मान लो कोई सिपाही जो है, अगर मान लो कोई दुश्मन पकड़ लेता है तो ये ना हो कि सारी बातें बता दे, इनका इंटेलिजेंस फैक्टर भी तो चेक किया जाए। तो सैनिक किस आधार पर भर्ती किए जाए, तो इन्होंने एक टेस्ट रखा। इनके टेस्ट का नाम था आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ये ना ऑफिसर्स के ऊपर किया गया था। जो ये अल्फा टेस्ट था वो किसके ऊपर हुआ, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर हुआ। ठीक है, और इसमें से क्या बनाए गए, ऑफिसर्स बनाए गए जो क्या ले सके, क्विक डिसीजन ले सके। इसके बाद आर्मी बीटा टेस्ट जो होता है वो अनपढ़ पर होता है, जो सेना में आना चाहते थे, जो सिर्फ मतलब लड़ाई कर सके। तो सामूहिक जो ये परीक्षण है वो दो तरीके से हुआ था, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ऐसे याद रखो, जो A4 है, ए अल्फा वाला है, वो सबसे आगे रहता है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए ए वाला था, अल्फा वाला, और बीटा वाला जो था वो अनपढ़ लोगों के लिए था। तो यानी अनपढ़ पर था जो सेना में काम करना चाहते थे। तो जैसे मान लो सामूहिक परीक्षण करना, अब आपका H-टेट हो रहा है, C-टेट हो रहा है, तो ये कैसे आपके समूह में पेपर लिए जाते हैं, ग्रुप्स में लिए जाते हैं। तो ये आपके H-टेट C-टेट जो है वो कैसे हैं, सामूहिक परीक्षण है। ठीक है, अगर मान लो अलग अलग आपका टेस्ट होता है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका अलग अलग इंटरव्यू होता है, तो वो आप क्या कह सकते हैं, आपका कैसा व्यक्तिगत टेस्ट है। जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो आपका व्यक्तिगत है। लेकिन जैसे आप C-टेट देते हैं, H-टेट देते हैं, कोई ग्रुप में कोई पेपर दे रहे हैं, तो वो आपका सामूहिक परीक्षण माना जाता है। तो A4 अल्फा आपके पढ़े लिखे लोगों के लिए था और बीटा किसके लिए था, अनपढ़ लोगों के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पर जो सामूहिक परीक्षण होते हैं उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमें, उसके फायदे ये होंगे कि उसमें कम, एक तो आपको पता है कम टाइम लगेगा सामूहिक परीक्षण करेंगे, तो उसके साथ साथ खर्चा भी कम आएगा। पढ़े लिखे निरीक्षककर्ता जो है, मतलब वो क्या करेंगे, हमें क्या मिलेंगे इसमें, जो निरीक्षककर्ता है यानी कि जो भी उसकी जांच कर रहे हैं वो कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। गहन अध्ययन भी नहीं करना पड़ता और इसकी मतलब वैधता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये इसकी थोड़ी सी एक तरीके से हम बुराई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गहन अध्ययन का नहीं पता लगेगा और इसकी वैलिडिटी का भी नहीं पता लगता, वैधता सी नहीं होती इसमें सामूहिक वाले में। इसके बाद परीक्षण के जो प्रकार हैं, एक शाब्दिक परीक्षण होता है, फिर अशाब्दिक होता है। शाब्दिक होगा जिसमें आपसे पूछकर बोलकर पता किया जाए, अशाब्दिक होगा जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह दिखाकर एग्जाम्पल से, नॉन वर्बल चीजों से आपका जो परीक्षण है वो किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट वो होगा जिसमें परफॉर्मेंस करके बताएंगे आप, जैसे डांस करके, एक्टिंग करके, वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आ जाते हैं। फिर 2 स्केल टेस्टिंग होती है, एक वर्बल भी होगा इसमें, नॉन वर्बल भी, दोनों ही इसमें होते हैं 2 स्केल वाले पर। इसमें जो 2 स्केल वाला है इस पर वेस्लर ने काम किया था, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखने ये पॉइंट जो है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो इस पर। जो 2 स्केल टेस्टिंग है वो वर्बल भी होगी और नॉन वर्बल भी होगी। इस पर सबसे पहले काम किसने किया, वेस्लर ने काम किया है। तो इन्होंने दिया था WAIS और WISC। WAIS का नाम है वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान में रखनी है। WAIS का मतलब वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WISC का मतलब है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। जो ये AIS वाला ये अडल्ट के लिए था और ये 5 से 15 ईयर के बच्चों के लिए है WISC, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। इसके नाम से ही आपको देखकर पता लग जाएगा। इसमें 5 से 15 साल के बच्चों को डायग्नोस किया गया कि इसमें मतलब कारण जाना गया उनकी इंटेलिजेंस का, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम है, मतलब
निदान क्या होता है, प्रॉब्लम देखी गई कि क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस किया गया, फिर बाद में क्या करेंगे, उसको रेमेडीज देंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, यहाँ पर उपचार देंगे। तो यहाँ तक का आपको क्या रखना है, सारा याद रख लेना है जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिने का इंटेलिजेंस स्केल पढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट है ये पढ़ाऊंगी, एंड देन ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है, ये सारा पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इसका ये रिवीजन वाला पेपर जो है ये एक बार हम कर लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन लिख दिया ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए। तो कंसेप्ट ऑफ IQ जो है वो क्या होता है, MA/C/100 होता है। IQ का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, मेंटल एज डिवाइड बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, एवरेज IQ वाले बच्चे कौन होंगे, जिनका IQ जो है वो 90 से 1110 होता है। इसके बाद 1905 में सबसे पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया, बिने और साइमन ने किया है। 1904 में काम किया था, 1905 में पूरा हुआ, तो इसलिए हम 1905 लिख देते हैं। 1908 में मेंटल एज का फॉर्मूला आया है, तो MA कब आएगा, 1908 में किसने दिया है MA फॉर्मूला, बिने ने दिया है। ये भी पूछा जा सकता है, मेंटल एज का फॉर्मूला किसने दिया, बिने ने दिया है। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में होता है, बिने प्लस साइमन काम करते हैं। 1908 में बिने क्या देते हैं, मेंटल एज का फॉर्मूला देते हैं। 1912 में IQ का कंसेप्ट आता है, सिर्फ IQ देंगे, वो कौन देंगे, स्टर्न देंगे। ये जो IQ टर्म है ये किसने दी है, स्टर्न ने दिया है। इसके बाद टर्मन जो है ये IQ का फॉर्मूला दे रहे हैं। IQ के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता है। IQ का नाम जो है इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। आइंस्टीन का IQ 160 पॉइंट्स माना गया था, उन्होंने अपने ब्रेन का जो है 30% जो पार्ट है वो यूज कर लिया था। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहला परीक्षण 2 लोगों ने मिलकर किया है, 1905 में बिने ने और साइमन ने। 1908 में क्या होता है, मेंटल एज का फॉर्मूला देंगे बिने। 1912 में IQ टर्म देंगे, सिर्फ IQ का कंसेप्ट जो है वो कौन देंगे, स्टर्न का नाम छोटा है तो सिर्फ IQ दे रहे हैं। टर्मन वाले में 4 शब्द आते हैं तो इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया, तो टर्मन का नाम बड़ा है तो फॉर्मूला भी दिया, स्टर्न का नाम छोटा तो सिर्फ IQ दिया, बिने ने MA दिया है, और बुद्धि पर परीक्षण बिने और साइमन ने किया। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास हम यहाँ पर ओवर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपका मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का टॉपिक कवर हो गया है। इससे नेक्स्ट क्लास में सारा ये मैं पढ़ने वाले हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप PRT हो, TGT हो, PGT हो, तीनों में से आपको तीनों ही शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये। इसके बाद हम इसकी अवधारणाएं पढ़ लेंगे, किसने क्या अवधारणाएं दी थी, इसके बाद में इसके लॉ पढ़ लेंगे। तो ये हमारी जो क्लास है ये खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक जो वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कोई ना कोई थ्योरी पढ़ेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसको शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।